हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, कहां इसकी नीड होती है, कहां हम इसको यूज करते हैं, कहां इसको यूज नहीं करना चाहिए, कहां ये यूजफुल है, कहां ये बिल्कुल यूजफुल नहीं है। पूरा डिटेल में देखेंगे और आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कहां पर हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज करना चाहिए और कहां पर नहीं। थ्रू आउट द वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो चारों स्टेप्स जिसको हम यूज करते हैं किसी भी डायनेमिक प्रोग्राम को बनाने के लिए। साथ में लेंगे कुछ एग्जाम्पल जो ये इलस्ट्रेट करेंगे कि डीपी हमारे लिए कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आती है किसी भी प्रोग्राम के अंदर और उसकी परफॉर्मेंस को सुपरसोनिक करती है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत डिटेल्ड होने वाली है। तो इससे पहले आप वीडियो के अंदर खो जाए हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए अगर आप नए हैं तो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए जिससे हम आपसे बेटर इंटरेक्ट कर सकें। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहती है। वो ये कहती है, इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम योर पास्ट यू विल कीप ऑन डूइंग स्मॉल स्टफ रिपीटेडली एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज which lead to mostly end up with a less or least optimum solution। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन या कोई भी चीज पहले कर ली है, अगर हम उसको सीखते नहीं हैं या उसको हम रिमेंबर नहीं रख करते अपने साथ में, तो क्या होगा, हमें उस काम को दोबारा भी करना पड़ सकता है। ठीक है ना। और वो जो काम दोबारा हमने करा है उसको हम स्मॉल स्टफ बोल रहे हैं कि हम उस काम को बार बार उसको करते रहेंगे और हम इसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज अपने खा जाएंगे, अपना टाइम खा जाएंगे और इस काम को रिपीटेडली करने की वजह से हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहती क्या है, वो ये कहती है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसको याद रख लो। ठीक है। कैसे याद रखेंगे वो हम सीखेंगे इसके अंदर। उसको कहीं पर याद रख लो या कहीं पर स्टोर करके रख लो, जिससे कोई एक सब प्रॉब्लम जैसे ही आती है तुम्हारे पास में तुम उसको यूज कर सको, उस सॉल्यूशन को जो आपने निकाला हुआ है, और आपको दोबारा वर्क ना करना पड़े। ठीक है। तो ये बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे और कहां डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज होता है। ठीक है। चलो एक बेसिक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि अगर आपने देखा ही होगा यहाँ पर फिबोनाची सीरीज का आपने फंक्शन बनाया था एक रिकर्सिवली। अपने अगर हमारी रिकर्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारी रिकर्शन वाली वीडियो जाके देखी है, ये मैंने पिन कमेंट कर दी है। ठीक है। तो जब आपने फिबोनाची सीरीज का फंक्शन बनाया था, रिकर्सिव फंक्शन बनाया था, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमें मान लो फिबोनाची ऑफ 6 हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची ऑफ 5 निकालेंगे एंड फिबोनाची ऑफ 4 निकालेंगे। फिर उसके बाद फिबोनाची 5 निकालना पड़ेगा, 5 निकालने के लिए 4 और 3 निकालेंगे। फिर 4 निकालने के लिए यहाँ पर 3 एंड 2 निकालना पड़ेगा। यहाँ पर भी 3 निकालने के लिए 2 एंड 1 निकालना पड़ेगा एंड यहाँ पर फिर दोबारा 3 निकालने के लिए 2 एंड 1 निकालना पड़ेगा। तो एक चीज अगर हम यहाँ पर नोटिस करें, जो नोटिसेबल चीज है वो है हमारे पास में कि अगर हमें फिबोनाची ऑफ 3 निकालना है तो हमने क्या निकाल लिया है ऑलरेडी, फिबोनाची ऑफ 2 निकाला, फिबोनाची ऑफ 1 निकाला। ठीक है ना। अब देख रहे हैं जब हमें 4 निकालना है, 4 निकालने के अंदर हमने 3 जब निकाला था, चलो ये तो हमें निकालना ही पड़ता, बट 2 अगर देखें यहां पर, ये 2 हमें निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये हमने ऑलरेडी यहां पर निकाला हुआ है। ठीक है। तो ये हमने एक रिपीटेड काम कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, जब हमने फिबोनाची ऑफ 5 निकाला तो हमने उसका एक फिबोनाची ऑफ 3 निकाला एंड फिबोनाची ऑफ 4 तो हमें निकालना पड़ता, बट 3 अगर हम देखें तो ये 3 तो मैंने भाई यहां पर भी निकाला था ना, ये निकाला हुआ 3 मैंने। ठीक है। तो 3 तो मैंने पहले भी निकाला हुआ था यहां पर। तो हम इस काम को दोबारा क्यों कर रहे हैं, अब ये दोबारा निकालेंगे, फिर फिबोनाची ऑफ 2 निकालेंगे, फिबोनाची ऑफ 1 निकालेंगे। तो यानी कि हमारे पास में हम एक ही काम को बार बार कर रहे हैं। ठीक है। अब कितनी बार कर रहे हैं इसको देखो, अगर इसको एनालाइज कर रहे हैं हम कितनी बार कर रहे हैं, तो एक बार इसको एनालाइज कर लेते हैं, थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। ये जो हमारा ट्री स्ट्रक्चर है इसके अंदर 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है ना। 2 ब्रांचेस होने की वजह से जो इसकी हाइट होने वाली है वो कितनी होने वाली, हाइट तो खैर इसके अंदर 2 ब्रांचेस से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये कोई मर्ज शॉट वगैरह तो है नहीं जो इस समय टूट रहा है। इसकी जो हाइट होने वाली है वो होने वाली है n का मतलब n जो भी हमारे पास में ये नंबर है, हम 10 निकालना चाहें 10, 200 निकालना चाहें 200 वगैरह जो भी निकालना चाहिए, इसकी हाइट हो जाएगी। क्योंकि ये क्या कर रहा है, 6 निकाल रहा है, फिर 5 निकाल रहा है, 4 निकाल रहा है, 3 निकाल रहा है, 2 निकाल रहा है। ठीक है। n-1 कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इसके हमारे पास में इसकी हाइट हो गई है। तो अगर देखा जाए यहां पर ये फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है, ठीक है ना, हमें ये एनालाइज करना है कि ये फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है। तो ये फंक्शन हमारे पास में कॉल हुआ है यहां पर क्योंकि इसकी जो डेप्थ है वो है n-1 या n हम इसको लेके चलते हैं। तो 2 raised to the power n-1 टाइम
ये फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, चलो अभी तो ये छोटा नंबर है, मान लो 6 है, 6 का छोटा नंबर है, इतने छोटे नंबर के ऊपर तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है ना, बहुत लिमिटेड हमारे पास नंबर ऑफ कॉल्स आने वाली हैं, नियरली 30-40। लेकिन यहाँ पर अगर 10 करेंगे तो उससे अंतर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा कॉल्स हो जाएंगी, 1000 के अराउंड कॉल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर यहाँ पर हमने 10 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1064 माइनस 1 इज इक्वल टू 1063। 1063 कॉलें मार दी इसने। ठीक है, और अगर इसी को हम 100 कर देते हैं, 2 अगर 100 हमारे पास में 100 कम है, फिर बना के निकालना है, तो भाई आई एम नॉट श्योर वो अमाउंट, वो नंबर क्या होने वाला है यहाँ पर, मुझे नहीं पता, बट वो इतना बड़ा होने वाला है कि उसकी कॉल्स को हमारा सिस्टम सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप ये जानते हैं, जब भी हमारी रिकर्सिव कॉल होती है वो हमारा स्टैक के ऊपर स्पेस लेती है, स्टैक के ऊपर फंक्शंस कॉल जा रही होती है, अल्टीमेटली हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा अगर हमारे पास में इनफ मेमोरी नहीं है या हमारे इनफ रिसोर्सेज नहीं है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहीं पर 1000 हो गया, तो मैं तो नहीं जानता कि ये कब सॉल्व होगा, लेकिन जल्दी से तो सॉल्व होना नहीं है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व होने में, या फिर ये सॉल्व होगा भी नहीं, हो सकता है यहाँ पर ये रिकर्शन इतना ज्यादा हो जाए और ये स्टैक हमारा इतना फिल हो जाए कि हमारे पास में स्पेस ही ना बचे, तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना बड़ा, अगर इसी को अगर आप सॉल्व करना चाहो, मैथमेटिकली आप सॉल्व करना चाहो, 2 माइनस में 1, जब इसको तुम मैनुअली सॉल्व करना चाहोगे, मैनुअली तुम आराम से सॉल्व कर लेते हो। ठीक है ना, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करके तुम्हें क्या करना होता है, तुम पिछले वाले 2 नंबर ऐड करने होते हैं, तुम कुछ ना कुछ यूज कर रहे हो, कुछ ना कुछ तरीका यूज कर रहे हो कि कैसे। लेकिन यहां पर कोई भी मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहां पर क्या है कि जो भी सॉल्व करना है वो पूरा का पूरा ही सॉल्व करना है मुझे। ठीक है ना, और हर बार अगर कोई माइनर प्रॉब्लम भी है उसको दोबारा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ऑल्दो ये मैं मैनी टाइम्स में इसको सॉल्व कर चुका हूं। अगर आप देखोगे, जब इस लेवल पर पहुंचोगे, यहां पर देख रहे हो, थोड़ा क्लीन कर लेता हूं एक बार, तो जस्ट लुक एट दिस, आप इस लीफ लेवल पर आकर देखो तो यहां पर कितने सारे सेम फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, Fibonacci 2 एंड Fibonacci बार बार रिपीटेडली इसको कॉल करे जा रहे हैं। फिर 3 देखो, ये 3 कॉल होता जा रहा है। ठीक है ना, ये भी मल्टीपल टाइम हो गया। 4 देखो, ये मल्टीपल टाइम हो गया। ठीक है ना, तो हर एक फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो यहीं पर हमारा यूज आ जाता है कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी निकालें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कि हम ये जो हम एक बार प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, जो कि रिपीटेड प्रॉब्लम है, सेम वही प्रॉब्लम है जो पहले हमने सॉल्व करी थी, उसको कहीं पर स्टोर करके रख लें, जिससे कि हम डायरेक्टली वहां से डेटा उठाकर लाएं और अपना सॉल्यूशन को प्रोसीड करके सॉल्व कर सकें। ठीक है ना, तो वो तरीका हमें निकालना पड़ेगा। वो तरीका क्या हो सकता है कि मैं इन सारे के सारे जो डेटा है मेरे पास में, इसको उठाकर मैं कहीं ना कहीं पर सेव कर लूं। जैसे ही मैं उसको कहीं पर सेव कर लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फिबोनाची फंक्शन को या इस तरह के किसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर लूंगा क्या मैंने ये सॉल्यूशन पहले करा है कि नहीं करा। अगर मैंने ये सॉल्यूशन पहले करा हुआ है, या ये सॉल्यूशन मैंने पहले करा हुआ है, या ये सॉल्यूशन मैंने पहले करा हुआ है, तो मैं उसको डायरेक्टली यहां पर यूज कर लूंगा। ठीक है, मैं दोबारा यहां पर इसको कॉल नहीं करूंगा। ठीक है ना, ये तरीका रहेगा। एक और चीज देख लेते हैं, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई हमारे पास में कोई भी प्रॉब्लम है, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ही हमें सॉल्व करनी है नहीं करनी है, कैसा आइडेंटिफाई करेंगे। देखो भाई, सीधी सी बात है, प्रॉब्लम चेक करो, प्रॉब्लम के अंदर सब प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है ना, हम जब भी कोई रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं, सेम ही फंक्शन को सेम तरीके से ही कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, उसके अंदर बस इनपुट की वैल्यू चेंज हो रही है, अदरवाइज एग्जीक्यूशन तो सेम ही हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, अब वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि अगर उस वैल्यू पे भी अगर हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है ना, उस वैल्यू पे भी अगर हमें सेम डेटा चाहिए, दोबारा डेटा चाहिए, तो उसको उठा के रख लो। तो यानी कि मेरे पास में रिकर्शन चल रहा है, मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसको मैंने सब प्रॉब्लम्स के अंदर तोड़ दिया, उसके बाद मैंने उसको फर्दर सब प्रॉब्लम्स के अंदर तोड़ा, सब प्रॉब्लम्स के अंदर। तो जो हमारे पास में एक सब प्रॉब्लम बनी, जो इसके लिए भी यूजफुल थी एंड इसके लिए भी यूजफुल थी, तो उस प्रॉब्लम को उठा के मैं किसी टेबल के अंदर, मेमोरी के अंदर, कहीं पर भी ऐसी जगह पर रख लूंगा जहां से मैं उसको डायरेक्टली यूज कर सकूं। ठीक है ना, मान लो यही प्रॉब्लम जो थी, जो सब प्रॉब्लम यहां पर थी मेरे पास में, ये जो सब प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम का जब इसमें रिकर्शन कॉल गई थी, तो पहले कॉल ये हुआ होगा, फिर ये कॉल हुआ होगा। ठीक है ना, लेफ्ट चाइल्ड्स हो गए, फिर उसके बाद जैसे ही उसका राइट चाइल्ड कॉल हुआ, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया वन टाइम। जैसे ही इसको सॉल्व करा, मैंने उठा के इस एस प्रॉब्लम को यहां पर सेव कर दिया, लेट्स से एक्स। ठीक है ना, जब दोबारा ये हमारा रिकर्शन कॉल वापस गया, यहां पर गया, दोबारा राइट साइड में गया, तो इसने देखा इसके पास एक सब प्रॉब्लम है, इसने इसको सॉल्व करा, और जब इसको देखा कि सेम प्रॉब्लम मेरे पास आ गई है, तो वो सीधा जाएगा यहां पर हमारी टेबल के अंदर, टेबल से डेटा उठाएगा और यहां पर ले लेगा, हमें दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट करेंगे। तो आइडेंटिफाई हम कैसे कर पा रहे हैं इसको? आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका ये कि अगर हमारे पास में कोई प्रॉब्लम है जिसको हम सब प्रॉब्लम्स के अंदर तोड़ रहे हैं और सब प्रॉब्लम्स जो है वो रिपीटेडली हमारे पास में आ रही है, सेम काइंड की प्रॉब्लम, तो हम उसको उठाकर अपने टेबल वगैरह के अंदर या कहीं पर भी सेव करके रख लेंगे, जिसको हम रीयूज कर सकें। कैशिंग वगैरह हम सब इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के देखते हैं कि भाई हमारे पास में जो ये फिबोनाची फंक्शन हमने पहले बनाया था, इसके अंदर हमने क्या किया था? रिकर्शन कॉल मारा था। रिकर्शन कॉल क्या मारा था? एक फंक्शन लिया था और दूसरा फंक्शन इसको प्लस करा। ये हम देख चुके हैं यहां पर, ऐसा ही हम कर रहे थे। हमने इससे बहुत बड़ा ट्री बना दिया और हर एक सब प्रॉब्लम को हम बार बार रिपीटेडली सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन अब हमने क्या करा, हमने इसको डीपी से, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करा। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करने की वजह से हमें क्या एडवांटेज मिल गया? अब यहाँ पर हमें ये मिल गया, हमने क्या करा, एक एरे बनाया जो कि हमने फिब एरे नाम उसका रख दिया। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना। ये क्या करेगा? लूप चलाने के मामले में काम करेगा। अब इस एरे के अंदर पहले दो एलिमेंट तो मैंने डाल दिया 1 और 2। ठीक है ना। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एरे बना रहा हूं, इस एरे के अंदर मैं अपना डेटा रख रहा हूं ऑलरेडी। तो 0 और 1 ये मैंने पहले दो एलिमेंट को रख लिया यहां पर, 1 और 2, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से मैंने एक एरे बना लिया है और उस एरे के अंदर मैं अपना डेटा रखता जा रहा हूं। अब इसके अंदर क्या करा, मैंने एक लूप चलाया। लूप चलाने के बाद में मैंने उसकी ith पोजीशन पर उसके प्रीवियस एलिमेंट्स जो हैं उनको सम कर दिया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एरे है ऑलरेडी, प्रिजर्व करके रख रहे हैं। जरूर नहीं है टेबल का मतलब मैं टेबल स्ट्रक्चर कोई मैट्रिक्स टाइप का कुछ ऐसा बनाऊं, नहीं यार, कुछ भी हो सकता है। हम हो सकता है उसको डिक्शनरी के अंदर सॉल्व कर लें, डिक्शनरी के अंदर डाल के कर लें, हैश टेबल्स के अंदर कर लें, ये वाली नॉर्मल टेबल बना लें, या कुछ भी लोकल वेरिएबल के अंदर डालें, जो भी हमारे लिए यूजफुल हो सकता है वो हम करके देख लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम यहाँ पर भी एरे यूज कर रहे हैं उसके लिए, अपने डेटा को प्रिजर्व करने के लिए। तो इसका सिंपल से अगर मुझे नेक्स्ट निकालना होगा तो मेरे पास में यहाँ पर इन दोनों का सम 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट निकालना होगा तो इसका सम मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उससे ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ऐसे करके मेरे पास में इस एरे के अंदर मैं डेटा रखता चला जाऊंगा और जब भी मुझे निकालना होगा मैं सीधा सीधा उस नंबर को कॉल करूंगा। ठीक है ना, और मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मुझे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। इसके अंदर हमारे पास में कोई रिकर्शन नहीं होना, कोई रिकर्सिव कॉल तो हमारे पास में इसमें हुई नहीं है, कुछ भी ऐसा इसके अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हमने इसी कॉम्प्लेक्स, जो बहुत कॉम्प्लेक्स था हमारे सिस्टम के लिए, हार्डवेयर के लिए, उस प्रॉब्लम को चेंज करा डायनेमिक प्रॉब्लम के अंदर और उसके बाद एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहा। ठीक है ना। इसके अंदर क्या रहा, हमारे पास में एडिशनल स्पेस तो कंज्यूम हो गई। ठीक है, देखो भाई, अगर हमें कुछ भी चीज अगर एडवांटेज लेना है तो कहीं ना कहीं पर तो हमें डीमेरिट्स भी मिलेंगे। ठीक है, अगर हमने टाइम बचाना है अपना तो हमें स्पेस लेना पड़ेगा। ये हमारी कॉल होती है कि हमें कौन सा सॉल्यूशन लेना है। तो यानी कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमें ये कहती है कि मैं तुम्हें ऑप्टिमम सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है ना। ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, ऑप्टिमम सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने ग्रीडी पढ़ी थी तो उसके अंदर बताया था ऑप्टिमम क्या होता है, आपके पर्सपेक्टिव से ऑप्टिमम क्या है। ठीक है, अगर आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है तो टाइम आपके लिए ऑप्टिमम है, अगर आपके लिए स्पेस इंपॉर्टेंट है तो स्पेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। Whatever is your optimum, it is based on that। ठीक है ना। तो उसके बेसिस पर हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है ना, और वही हम एग्जीक्यूट करते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे को इसी चीज में हेल्प आउट करता है कि अगर हमारे पास में रियलिस्टिक सिचुएशन के अंदर कोई ऑप्टिमम सॉल्यूशन चाहिए तो उसको हम कैसे निकाल के देंगे, हम उसके थ्रू एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जिसके अंदर हमें एक ऑप्टिमैलिटी मिले। इसके अंदर ऑप्टिमैलिटी मुझे किस चीज के अंदर मिली है, मुझे इसके अंदर स्पेस मेरा कंसर्न नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मेरा टाइम मेरा कंसर्न है। ठीक है ना, मेरे रिसोर्सेज मेरा कंसर्न है, जो मेरे पास में जो स्टैक स्पेस में यूज कर रहा हूं वो भी मेरा एक कंसर्न है। बोथ केस के अंदर उसके अंदर भी स्पेस बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पर मेरे पास में जो है ना एक एरे यूज हो जाए कि मेरे पास में स्टैक के अंदर नहीं डल रहा डेटा, हमारे पास में मेमोरी के अंदर हम डाल के छोड़ सकते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अल्टीमेटली ये जो है मेरे को ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे रहा है इन टर्म ऑफ टाइम। ठीक है, एंड स्पेस एज वेल। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अपना फिबोनाची फंक्शन को डायनेमिक प्रोग्राम के थ्रू लिख सकते हैं। ये भी एक वन ऑफ द तरीका है। बहुत सारी वेरिएशन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये भी हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं और आप भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो, ऐसा नहीं है कि यार डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमें पता चल गया या हमें तो बहुत खतरनाक चीज पता चल गई, अब तो हम सब कुछ डायनेमिक प्रोग्रामिंग से करेंगे, सब कुछ हम कैश करते चले जाएंगे, सब कुछ टेबल के अंदर डालते चले जाएंगे और जो भी डेटा आएगा हम साथ साथ आउटपुट लेते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है यार, हमारे पास में एक लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या, वो कंडीशंस देखनी है कि कहां पर हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करनी है और कहां पर नहीं, कहां पे यूज कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक अगर देखा जाए, वेयर वी कैन यूज इट। ठीक है ना, कहां पर है, अगर मेरे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर क्या वैल्यू है,
fn माइनस वन प्लस एन, ठीक है, अगर हमारे पास में ये एक फंक्शन है और ठीक है f1 इज इक्वल टू ये, तो इसके अंदर अगर हम fn माइनस वन की वैल्यू को टेबल के अंदर रख भी लेते हैं तो हमारे किसी यूज की थोड़ी नहीं है यार, ये तो हमेशा डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग होते 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 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, एक बार लूप चले खत्म होते हुए चला जाएगा। इसको अगर मैं टेबल में डालता जाऊंगा तो कोई यूज नहीं है ना। तो ऐसी बहुत सारी सिनेरियोज हैं जहां पर हमारे पास में डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूजफुल ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग को कहाँ यूज करते हैं, कहां पर हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं, वो कब यूज करते हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम रिपीटेडली एक तरह के सब प्रॉब्लम के साथ में आ रही है तो उस सब प्रॉब्लम को हम उठाकर उसका सॉल्यूशन टेबल के अंदर डाल देते हैं। अगर सेम सब प्रॉब्लम हमारे पास में आई तो हम उसको टेबल में से उठा के रीयूज कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास में बेसिक कॉन्सेप्ट है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो यानी कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमेशा यूजफुल नहीं है, इट इज यूजफुल एट सर्टेन प्लेसेस वेयर यू आइडेंटिफाई द रिकर्सिवली और रिपीटेडली यूज ऑफ द सेम काइंड ऑफ सब प्रॉब्लम। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो सिंपली अब एक कंक्लूजन ले लेते हैं भाई। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है भाई साहब, सिंपल सी बात है, इज एप्लीकेबल व्हेन सब प्रॉब्लम्स शेयर सब प्रॉब्लम्स। मैं आपको क्लियरली चीज बता ही चुका हूं कि कब एप्लीकेबल है, जब हमारे पास में सब प्रॉब्लम्स होती हैं और वो सब प्रॉब्लम्स जो है वो एक ही तरीके का सब प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर रही है आइदर, या हमारे पास में कहीं ना कहीं से वो जनरेट हो रही है, हम उनको रीयूज कर सकें, तो वो एक सिचुएशन हो गई भाई, उस टाइम पर हमें इसको यूज करते हैं। नॉट व्हेन सब प्रॉब्लम्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब यार फिबोनाची फंक्शन जो है वो डिपेंडेंट था, मतलब कि 5 का नीचे 4 निकालना पड़ेगा, 4 के नीचे 3 निकालना पड़ेगा, 3 के नीचे 2 निकालना पड़ेगा, डिपेंडेंट है। और सेम अनदर हमारे पास में राइट साइड भी हमारे पास में ये बनेगा, ठीक है ना। तो यानी कि वो डिपेंडेंट है, लेकिन जब हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है तो उसको स्टोर क्या करेंगे भाई, इसका सॉल्यूशन का तरीका अलग है, इसका सॉल्यूशन का तरीका अलग है, हम इसके सॉल्यूशन को सेव करके करेंगे भी क्या, हमारे यूज में ही नहीं आना। अगर वो यूज आना है तो फिर वो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आ गया, ठीक है, वो सब प्रॉब्लम बन गया। अगर वो यूज के अंदर ही नहीं आना, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है, तो हमारे किसी यूज का नहीं, तो हम उसको स्टोर नहीं करेंगे। ये चीज पॉइंट होगी, ठीक है। तीसरी बात क्या है, सॉल्व सब प्रॉब्लम जस्ट वंस एंड सेव इट टू रीयूज अगेन, ठीक है ना। हम जो भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं हम उसको एक बार सॉल्व करते हैं और उसको उठा के अपनी टेबल के अंदर डाल देते हैं, सेव कर लेते हैं कहीं पर भी, जिससे हम उसको रीयूज कर सकें, ठीक है ना। तो इसके अंदर सिंपल सी बात हो गई है। इससे हमारे को फायदा क्या क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास में रिकम्प्यूटेशंस नहीं होंगे, बार बार हम इसको रिकम्प्यूट नहीं करेंगे, हमारे रिसोर्सेज थोड़े फ्री रहेंगे और हमें और बाकी काम करने के लिए मौका मिलेगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है हमारे पास में ये टिपिकली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मैं आपको एक बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कौन सा पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना। वो कुछ भी हो सकता है, मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके अंदर। मान लीजिए हमारे पास में कोई सॉल्यूशन, हमें ए से बी में जाना है, बी से सी पे जाना है, सी से डी पे जाना है, ठीक है ना। तो ए बी सी एंड डी, तो ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिमम क्या है वो आपके ऊपर है। मान लो आपको, जैसे मैंने ग्रीडी के अंदर बताया था, ग्रीडी के अंदर क्या कहा था कि अगर आपको 5 किलोमीटर है और ये 10 है, ठीक है, और ये है 3 and 2, लेट्स से ये हमारे पास में सिचुएशन है। इसके अंदर क्या करते हैं कि अगर हम इस पाथ से जाते हैं, ए बी एंड डी से जाते हैं, तो हमें जो कॉस्ट लगेगी वो लगेगी 10, लेकिन हम अगर ए सी एंड डी से जाते हैं हमें कॉस्ट लगेगी 100, ठीक है। हम इस कॉस्ट से जाते हैं। अब इसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या ऑप्टिमम है, आपको कॉस्ट देखनी है, ठीक है, या फिर डिस्टेंस देखना है। इसका डिस्टेंस ज्यादा है बट कॉस्ट कम है, इसका डिस्टेंस कम है बट कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है, जस्ट लाइक एयरप्लेन टिकट्स वगैरह जो भी होते हैं हमारे पास में। तो वो आपके लिए ऑप्टिमम क्या है वो आपको देखना, ठीक है ना। और इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, मतलब ये सॉल्यूशन क्या हो गया, मान लो ये हो गया प्लेन, नहीं सॉरी ट्रेन, ये हो गया प्लेन हमारे पास में, ठीक है ना। तो दोनों की कॉस्ट अलग है, आपको देखना आपके लिए कौन सा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। दोनों के दोनों पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, तो यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन तो है, ऑप्टिमम आपके लिए कौन सा वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। वही सेम चीज यहाँ पे लिखिए, विलिंग टू फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिन मैक्स। मिन मैक्स आप यहां से भी देख सकते हैं। दूसरा इसके अंदर और पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, मान लो आपको लगेज लेकर जाना है, बहुत ज्यादा वेट लेकर जाना है, ठीक है, आपको मान लो 5000 kg वेट लेकर जाना है, लेकिन वेट लेकर जाना है, वेट ले जाने के अंदर जो एयरप्लेन से कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो आपके पास अल्टीमेटली सॉल्यूशन है वो यही है, आप एरोप्लेन से जा ही नहीं सकते 5000 kg वेट लेकर, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिवली हाई हो जाएगी। तो आपके पास एक यही सॉल्यूशन है।
तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन व्हाट इज द सिचुएशन, ठीक है। तो ये होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारी, ठीक है। अब इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास में वेरियस स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो हम देख भी चुके हैं ऑलरेडी। पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। तो चलो उसको देख लेते हैं। तो बेसिक जो 4 स्टेप्स हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, सिंपल से क्या है कि भाई हम इसको पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हाँ यार की प्रॉब्लम है क्या। मान लो हमारे पास में उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि हम उसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करें, तो हम उसको करेंगे क्यों। तो पहले तो उसका स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं, फिर उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है क्या वो देख लेते हैं, ठीक है। फिर एक उसका रिकर्सिव सॉल्यूशन उसके अंदर डिफाइन कर देते हैं कि रिकर्सिव क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो डिफाइन कर लेते हैं। और उसके बाद हम उसको बॉटम अप अप्रोच से सॉल्व करते जाते हैं। बॉटम अप अप्रोच हम किस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि हमने पर क्या किया, हमने फिबोनाची फंक्शन के साथ जो काम किया था वो क्या किया कि हमने उसके अंदर देखा कि मिनिमम हमारे पास में सॉल्यूशन क्या है, वो मिनिमम सॉल्यूशन में लेके ले लिया और उसके बाद ऊपर हम चलते जा रहे हैं। इसको और डिटेल के अंदर हम समझेंगे कि बॉटम अप्रोच है क्या आगे के एग्जांपल्स के अंदर, बट एक समझ के चलो कि हम बॉटम अप्रोच को हम यूज कर रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और हम एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। बेस्ड ऑन दैट बॉटम अप फैशन से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आई, उसके बेस पर हम एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन पर पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली आप ये सोच रहे हो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ये तो समझ गए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक हम क्या सोचते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। तो अब ये कहां पर हम यूज करते हैं, ठीक है ना। रियल लाइफ के अंदर कहां पर यूज करते हैं, बहुत सारे एनॉर्मस एग्जांपल्स हैं जहां पर हम इसको अपने रियल लाइफ के अंदर यूज करते हैं। इवन इंटरव्यूज के अंदर तो यार ये वन ऑफ द फेवरेट थिंग है किसी भी इंटरव्यू की पूछने के लिए कि यार एक काम करो आप डीपी से कैसे सॉल्व करोगे इस चीज को, ठीक है ना। ये आपसे पूछ ही लेंगे। तो कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसकी ये अप्रोच भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दूसरा इसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं कि इससे हमारे पास में एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलके आता है, ठीक है ना। एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारे पास जैसे ही आता है उसको हम अपनी इंडस्ट्री या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर रहे होते हैं और उसी से हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाते हैं। हम अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ चलने लगे, अगर हम नॉर्मल रिकर्शन जैसे हमारे पास में फिबोनाची के साथ चलने लगा, उसी सॉल्यूशन के साथ चलने लगे, तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी हमारे पास में, हमारे रिसोर्सेज एग्जॉस्टिवली यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। हम और कहीं पर अपने सर्वर को या अपने प्रोसेसर को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन डीपी के थ्रू हमने क्या करा, हमने एक दूसरी मेथोलॉजी निकाली, दूसरा तरीका निकाला बेस्ड ऑन वेरियस कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि हमारे पास में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर एक स्ट्रक्चर बना लिया। फिर उसके अंदर उसका एक रिकर्सिव सॉल्यूशन या नॉन रिकर्सिव सॉल्यूशन उसके अंदर डिफाइन कर दिया। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जरूर थोड़ा ना सिर्फ रिकर्शन के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। और उसके अंदर एक अप्रोच फॉलो करी, बॉटम अप कर फैशन कर सकते हैं, टॉप डाउन भी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सिनेरियो हो सकते हैं। जनरली हम बॉटम अप यूज कर रहे होते हैं। उसके बेसिस पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमने निकाली। इन्फॉर्मेशन क्या थी हमारे पास में, वो टेबल निकल के आ गई, वो बन के आ गई एग्जांपल के लिए। उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन पर पहुंच गए और एक आउटपुट हमने दे दिया। तो इन सब डीपी की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमारे पास में इंटरव्यूज के अंदर जनरली एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि है लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस का, LCS का, ठीक है। तो चलो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को और डिटेल के अंदर समझते हैं और LCS के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कैसे हम उसके अंदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं और डेटा को बहुत क्विकली लेकर आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने LCS प्रॉब्लम की तरफ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई ये LCS होता क्या है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस क्या होता है कि वो कॉमन सीक्वेंस जो हमारे पास में इन्हीं दो सब स्ट्रिंग्स के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जनरली देखो लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस ऑल द सीक्वेंस इन सेट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना। वो कुछ भी हो सकता है, एक ऑल जितने भी सीक्वेंसेस हो सकते हैं जो कि सब सेट के अंदर भी हो सकते हैं। मान लो एक सीक्वेंस है ABCD, ठीक है ना, और दूसरा सीक्वेंस है BCDA। तो इसके अंदर हम अगर कहीं से भी देखेंगे तो हमारे पास में कोई भी सीक्वेंस नहीं मैच करेगा। जो लॉन्गेस्ट मैच कर सकता है वो सिंगुलर हमारे पास में मैच कर सकता है। A से हो जाएगा, B से हो जाएगा। लेकिन होता है ABCD और बीच में होता है DABC। तो इसके अंदर जो हमारे पास मैच हुआ वो हुआ AB एंड AB। अगर ऐसा भी होता, तीसरा सिचुएशन क्या हो सकती थी, ABCD और उसके बीच में ACD एंड B होता, तो A एंड B तब भी ये सीक्वेंस में होता, ठीक है। इस चीज को हम थोड़ा डिटेल के अंदर समझेंगे क्या है बेसिकली सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि दो चीजें होती हैं, सीक्वेंस होता है, सबस्ट्रिंग्स होते हैं। तो सबस्ट्रिंग एंड सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस क्या है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये क्या होता है,
LCS वो प्रॉब्लम है टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस जो कि भाई एक सेट के अंदर, ठीक है ना, एक सब सीक्वेंस है किसी भी सेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक क्या हमारे पास में कंप्यूटर साइंस की बेसिक प्रॉब्लम है हमारे पास में, जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है बहुत सारी चीज जगहों पर, जैसे कि गिट के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं इस तरह की। जब आप वर्जन कंट्रोल डालते हो उसके अंदर देखते हो कि यार कौन से चेंजेस हमने डाले हैं, कौन से हटाए हैं। अब जैसे हम देखते हैं गिट के अंदर ये ग्रीन हो जाता है, यहाँ पर प्लस का साइन जब आ रहा होता है तो यानी कि ये जो चीजें हैं हमने ऐड करी हैं। ये माइनस का साइन जब आता है ये चीजें हमने यहाँ पर डिलीट करी हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज हमने चेंज करी है, क्या चीज नहीं करी है, उसको भी हाईलाइट करके बताता है। तो यहाँ पर इस चीज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा होता है। दूसरा यूटिलाइजेशन हमारे पास में डीएनए एनालिसिस के अंदर हो रहा होता है। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर LCS का बेहतरीन यूज होता है। LCS तो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस दे देता है, लेकिन इसके सब प्रॉब्लम हो सकता है कि हमें कॉमन सीक्वेंस निकालने हैं, मल्टीपल कॉमन सीक्वेंस निकालने हैं, ऑल कॉमन सीक्वेंस निकालने हैं, सिंगल लेंथ के निकालने हैं, 2 लेंथ के निकालने हैं, 3 लेंथ के, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इस अभी हम जो फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर जो लॉन्गेस्ट कॉमन होगा उसके ऊपर करेंगे। तो चलो इस सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई ये लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस होता क्या है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस क्या होता है, पहले 2 चीज होती है हमारे पास में, एक सब स्ट्रिंग होती है, एक होती है सब सीक्वेंस होता है। सब स्ट्रिंग क्या होता है भाई, देखो ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व्ड। हमने अगर यहाँ पर लिखा ABACBCDACD, ठीक है। अब अगर मेरे पास में इसके अंदर सब स्ट्रिंग बनानी है तो ये मेरे पास में एक सब स्ट्रिंग मानी जा सकती है, एक सब स्ट्रिंग है, ये एक सब स्ट्रिंग है, ये एक सब स्ट्रिंग है, ठीक है। यानी कि कोई भी सीक्वेंस जो कि एक ऑर्डर के अंदर है वो एक सब स्ट्रिंग है, किसकी, S1 की। मैं ये S1 की सब स्ट्रिंग बोल रहा था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करता हूं, अगर मैं यहां से इसको सब स्ट्रिंग में तोड़ देता हूं, मतलब ये मैंने यहां से लेके यहां तक एक सब स्ट्रिंग निकाली, ठीक है, ये बाहर रख दी मैंने ACBC। फिर इसके अंदर दूसरे सीक्वेंस में से मैंने एक सब स्ट्रिंग निकाली ACBC, ठीक है। तो ये दो सब स्ट्रिंग्स हैं। इसके अंदर क्या क्या सब स्ट्रिंग्स हैं, इसके अंदर इनका ऑर्डर प्रिजर्व्ड है, जो हमारे पास में जो इनका ऑर्डर था कैरेक्टर्स का वो ऑर्डर प्रिजर्व्ड है, ठीक है। दूसरा एक कंटिन्यूअस है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। ऐसा नहीं है कि AC अलग लिखा हुआ हो फिर BC अलग लिखा हो, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, कोई गैप नहीं है इनके बीच में, ये कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक आ रही है, ठीक है। ये चीज है, जिसको कहते हैं हम सब स्ट्रिंग। सब सीक्वेंस क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास में ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व्ड, ये तो कंफर्म है कि ऑर्डर तो प्रिजर्व होना चाहिए, बट वो कंटिन्यूअस हो या ना हो ये नेसेसरी नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं यहां पर कि ये ACBC एंड ACBC ये सब स्ट्रिंग भी हैं एंड सब सीक्वेंस भी हैं। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखते हैं ACBC, अगर यहां पर देखते हैं सेकंड उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर, तो यहां पर ACBC ये ऑर्डर तो इनका प्रिजर्व्ड है बट कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि यहां पर एक गैप आ गया, B आ गया, ठीक है, यहां पर 2 A आ गए, ये आ गया, तो इसके अंदर ये गैप आ गया। तो यानी कि सब सीक्वेंस क्या होंगे, वो जो कि इसके अंदर ऑर्डर तो प्रिजर्व्ड रहे बट वो कंटिन्यूअस हो ये नेसेसरी नहीं है। तो हमें वो सीक्वेंस निकालना है, वो सबसे बड़ा सीक्वेंस निकालना है किन्हीं 2 स्ट्रिंग्स के अंदर जिसके अंदर वो एक सब सीक्वेंस कहा जा सके। और सब सीक्वेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिंपल सी यहां पर डिफाइंड है कि वो ऑर्डर उनका प्रिजर्व्ड होना चाहिए, कंटिन्यूअस हो या ना हो, गैप हो या ना हो, डजंट मैटर्स। जैसे हमने यहां पर देखा था हमारे पास में ये जो हाईलाइटेड आ रहा है रेड कलर में, ग्रीन कलर में, ये हाईलाइटेड आ रहा है, ये क्या हाईलाइट करके दिखा रहा है, क्या हाँ ये कंटिन्यूअस मैच है। बट अगर देखा जाए तो ये पूरी एक स्ट्रिंग है ना, यहां से स्टाइल से लेकर यहां तक, तो यानी कि एक सब सीक्वेंस। हालांकि अभी ये जो दिखा रहा है यहां पर सारा का सारा वो सब स्ट्रिंग दिखा रहा है, सब स्ट्रिंग को मैच कर रहा है, लेकिन बहुत सारी आईडीज हैं जहां पर हम सब सीक्वेंस भी चेक कर सकते हैं कि किस कैरेक्टर के अंदर भी चेंज आया है, वो भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहां पर ये यूटिलाइज होता है काफी ज्यादा, ठीक है, जिसके अंदर हम सब सीक्वेंस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब ये सब सीक्वेंस बेसिकली प्रैक्टिकल सिनेरियो में कहां यूज होता है, गिट के अंदर तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि गिट के अंदर हमारे पास में यूज ही हो रहा है, ठीक है, हम हाईलाइट करके बता रहे हैं। हमारे पास में डीएनए एनालिसिस के अंदर भी यूज होता है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास में डीएनए जो हमारे पास में होते हैं ये किस किस चीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं, ACGT इसके अंदर होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए नॉलेज के लिए। जो हमारे पास में ये टेंटिकल्स कह सकते हो आप इसको, या इनको कह सकते हो जिनके बेसिस पे हमारा कोड जनरेट होता है। ये हमारे पास में 4 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, ACGC,
ठीक है, जीटी। तो ACGT को हम यूज करके ही अपना DNA बनाते हैं। इन्हीं का ऑर्डर, इन्हीं का सीक्वेंस, इन्हीं का साइज, इन्हीं का हाइट, इन्हीं का ब्रीथ, सब कुछ मिला मिलू के कॉम्बिनेशन करके हमारे पास में हमारा DNA बन रहा होता है, और उसी के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी इंसान को, ठीक है ना। DNA बेसिकली किसी भी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कितना मैच है, मैच का मतलब कितना उनका क्लोज रिलेशन है एक दूसरे से, या वो कितने एक दूसरे से कॉमन है, उसको आइडेंटिफाई करने में काम आता है, ठीक है। तो इस तरह की जब स्टडीज करनी होती हैं, यहाँ पर हमें अपनी कंप्यूटर साइंस की ये बेसिक कॉन्सेप्ट लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर हमारा इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अगर आप किसी ऐसी मेडिकल कंपनी में अंदर जाएंगे जहाँ पर वो DNA रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है और इसी के बेसिस पर ये यहाँ पर इस DNA रिपोर्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो चलो अब ये देखते हैं कि हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस है उसको निकालते कैसे हैं, उसके ऊपर काम कैसे करते हैं, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसको बाय एग्जाम्पल समझते हैं कि भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम बना के उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि भाई लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस हमारे पास में क्या है, इसकी लेंथ वगैरह हमारे पास में क्या आती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, देखो हमारे पास में एक ये प्रॉब्लम है, लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस निकालना है। हमारे पास में दो स्ट्रिंग दे रखी है, x दे रखी है एंड y दे रखी है, ठीक है। x स्ट्रिंग के अंदर ABCBDAB और y के अंदर BDCABA, ये हमारे पास में दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होता है, और सेम सीक्वेंस को, सेम तरीके को हम अपना प्रोग्राम के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है, देखो लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस मतलब सबसे बड़ा लेंथ वो निकालनी, कितना बड़ा हमारे पास में एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि लॉन्गेस्ट है हमारे पास में, ठीक है ना, जो कि कॉमन सीक्वेंस है इन दोनों के अंदर। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ पर एक टेबल बनाई जहां पर मैंने x को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, और y को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ठीक है। एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम और रो है दोनों के लिए, ये रो एंड कॉलम, यहाँ पर मैंने नंबरिंग डाल दी है, ठीक है, 0 से लेकर, और जो बची हुई लेंथ है 0 से दोनों के दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद एक और नोटिसेबल चीज है कि मैंने क्या करा है, दोनों के 0th इंडेक्स पर, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर सारा का सारा मैंने 0 कर दिया है, ठीक है। ये सारे 0 हैं, ये सारे मेरे पास में 0 हैं। ये चीज क्लियर हो गई है। तीसरी चीज मैंने क्या बताई है, मैंने यहाँ पर x लिख दिया और यहाँ पर मैंने y को लिख दिया। इसका ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर y लिख सकते हैं एंड यहाँ पर x लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस बेसिक चीज है कि आपने x एंड y को एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर रख दिया, क्योंकि हमें याद भी करके चलना है ना, रिमेंबर करना है, हमने उसको एक मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर डाल दिया है। बेसिकली हम एक मैट्रिक्स ही बना रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स बन गया हमारे पास में, ये चीज हमने डिक्लेयर कर दी है। स्ट्रिंग हमने डिफाइन कर दी, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमने डिफाइन कर दिए, ये हमने स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर डिफाइन कर दिए, ठीक है। उसके बाद वो कहां से कहां तक है, हमने अपनी स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट करी है, यहाँ पर हमने अपनी स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट करी है। ये चीज क्लियर हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या था कि हमने सारे के सारे 0th इंडेक्स पर सारे के सारे 0 कर दिए हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों रो एंड कॉलम। क्यों करे हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बेसिकली क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है कहां तक मुझे ये चेक करना है, तो ठीक है, मैंने इसलिए 0 यहाँ पर डाल दिया। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 0 का यूज क्या था। तो अल्टीमेटली मैंने ये यहाँ पर कर दिया। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ये बन गया। इतने स्ट्रक्चर के साथ हम रेडी हो गए। अब हमारे पास में क्या काम करना है, बहुत सिंपल सा काम होना है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं इसके x के फर्स्ट एलिमेंट को y स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करूंगा। मतलब मैं इस a को पहले b के साथ कंपेयर करूंगा, फिर d के साथ कंपेयर करूंगा, फिर c के साथ कंपेयर करूंगा, फिर a के साथ करूंगा, मुझे कुछ मैच मिल जाएगा, फिर मैं b के साथ कंपेयर करूंगा, फिर मुझे एक मैच मिल जाएगा, ठीक है। मैं उनको हाईलाइट करूंगा, अपने पास कहीं पर रखूंगा, इनको जरूरत पड़ेगी, मेरे पास कोई मैच मुझे मिला है इसको रखूंगा। तो इस तरह से मैं रो बाई रो करता जाऊंगा। फिर मैं बी को लूंगा, ऐसे ही बी को कंपेयर करूंगा, फिर बी से यहाँ मुझे मैच मिल जाएगा, फिर मैं डी को फिर चेक करूंगा, फिर उससे आगे चेक करूंगा, आगे चेक करूंगा, आगे चेक करूंगा। इस तरह से मैं चलूंगा, यानी कि हर किसी को चेक करके अगर वहां पर कोई मैच मिल रहा है मैं उसको वहां पर स्टोर करने की कोशिश करूंगा, रखने की कोशिश करूंगा, और साथ में ये काउंट भी मैंने मेंटेन करने की कोशिश करूंगा कि वो हमारे पास में किस लेंथ तक आ गया, उसका नंबर कितना आ गया, उस नंबर को रखूंगा, और उस सीक्वेंस कैसे बनाना उस तरीके को भी मैं प्रिजर्व करके रखूंगा, ठीक है ना। ये मेरे पास में इसके अंदर बेसिक अप्रोच होने वाली है। इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम कंपैरिजन लेंगे ए का, ठीक है। ए को कंपेयर करेंगे हम
किसके साथ में, इस सब स्ट्रिंग के साथ में, इस अनदर स्ट्रिंग के साथ में, ठीक है। हम पहले चेक करते हैं यहाँ पर बी, ठीक है, यहाँ पर मैच नहीं हुआ। अगर मैच नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अपने ऊपर देखते हैं और अपने लेफ्ट में देखते हैं, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में देखते हैं, और इसमें से जो भी बड़ा होता है हम उसको पिक कर लेते हैं। और अगर इसमें से कोई भी बड़ा नहीं है तो हम एक कोई भी डायरेक्शन लेके चल सकते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम आइदर लेफ्ट वाला ले लें या फिर हम टॉप वाले ले, हमारे ऊपर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि हम जनरली सारे के सारे लेफ्ट में लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर दोनों को जब मैंने कंपेयर किया ए को बी के साथ में, तो मैंने देखा कि यहाँ पर दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, ठीक है, ना ये बड़ा है ना ये बड़ा, दोनों इक्वल हैं। इक्वल होने की वजह से और इनका मैच भी नहीं है, मैच नहीं है दोनों, तब जब मैच नहीं होता तभी हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से कोई भी ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, तो 0 हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। 0 लेने के बाद में हम क्या करेंगे, दूसरी एक अच्छी चीज हम ये कर लेंगे कि हम मार्क डाउन कर लेंगे हमने कौन सा 0 लिया है, ठीक है ना। हमने ये वाली वैल्यू ली है लेफ्ट साइड वाली, ये हम वहां पे मार्क कर लेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे ए को किसके साथ करेंगे, डी के साथ कंपेयर करने वाले हैं। ए को डी करा, मिसमैच हुआ, हम ये चेक करेंगे, अपना टॉप में देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे, इसमें से कौन सा हमारे पास में बड़ा है। इनमें से कोई भी बड़ा नहीं है, सेम वैल्यूज हैं, तो हम अपने लेफ्ट से 0 उठा लेंगे, ठीक है ना। ये हमने ले लिया, इसको भी हटा देते हैं हम यहाँ से, ठीक है ना। ये साथ साथ क्लीन करते हुए चल रहे हैं जिससे कि हमारे पास में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए बाद में। उसके बाद मैं इसको चेक करूंगा सी के साथ में, मैंने सी के साथ कंपेयर किया, यहाँ पर भी मैंने देखा, ऊपर अपना लेफ्ट में देखा और टॉप में देखा, दोनों के दोनों इक्वल हैं हमारे पास में भी दो, और मिसमैच भी है, तो यहाँ पर हम 0 अपना लेफ्ट से ले लेंगे। उसके बाद हम आगे चले, हमने ए से कंपेयर किया, ठीक है, अपने इसको हमने देखा कि यार यहाँ पर हमें मैच मिल गया। मैच मिल गया तो हम क्या करते हैं, हम ना तो अपना ऊपर देखते ना अपने लेफ्ट में देखते, हम देखते हैं डायगनली, ठीक है, हम देखेंगे डायगनली इसके अंदर। तो हमने क्या करा, यहाँ पर डायगनली देखा, और डायगनली की जो भी वैल्यू होगी हमारे पास में, जैसे हमारे पास में 0 है उसमें +1 कर देंगे हम, ठीक है। तो यानी कि 0 + 1 यहाँ पर डायगनली है, तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये मैंने 1 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और हमारे पास में कहाँ से लिया है वो भी हमने इसके अंदर मार्क डाउन कर दिया है, हमारे पास में हमने इसके लेफ्ट से लिया है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देता हूँ दोबारा। तो हमने लिया यहाँ पर डायगनली, ठीक है, ये ले लिया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम देखेंगे कि हमारे पास में इसके साथ कंपेयर करेंगे, बी और ए का कंपेयर करेंगे। तो जैसे ही मैंने बी का कंपेयर किया यहाँ पर, तो हमारे पास में मिसमैच हुआ। मिसमैच हुआ तो हम कहाँ देखेंगे, ऊपर देखेंगे और अपने लेफ्ट में देखेंगे, जो भी बड़ा होगा उसको हम लेंगे। तो बड़ा कौन है हमारे पास में, लेफ्ट में, तो हम इसमें 1 ले लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ले लिया, तो ये यहाँ पर मैंने मार्क भी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे जाके देखेंगे कि हमारे पास में दोबारा मैच हो गया, हमारा ए जो है दोबारा मैच हो गया। दोबारा मैच होने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो देखेंगे डायगनली देखेंगे, डायगनली देखेंगे, डायगनली देखा, यहाँ पर 0 है, 0 के अंदर +1 कर देंगे, +1 करते यहाँ पर आ जाएगा 1, तो हमने ये भी मार्क कर दिया। तो हमारे पास में जो फर्स्ट रो आ गई, फर्स्ट रो हमारे पास में ये बन गई, जिसके अंदर हमारे पास में ये डेटा इस तरह से आया। इसके अंदर आपकी चीज़ क्लियरली समझ में आ रही होगी कि अगर हमारे पास में मिसमैच है तो हम अपने टॉप में और उसके लेफ्ट में देखेंगे, दोनों साइड में देखने के बाद में जो भी बड़ा होगा या तो उसको पिक कर लेंगे, अगर बड़ा नहीं है तो हम कोई भी उसमें से ले लेंगे और उसकी तरफ अपनी डायरेक्शन डाल देंगे। और उस डायरेक्शन को डालने के बाद में क्या होगा, हम आगे जाकेंगे, इसको चेक करते जाएंगे। अगर हमारे पास में मैच मिल जाता है, मैच मार्क मिल जाता है, तो हम उसको डायगनली अपवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे, जो हमने यहाँ पर दिखा दिया है। जैसे डायरेक्टली अपवर्ड में देखेंगे और उसके अंदर +1 ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारे पास में इसकी स्ट्रेटेजी होने वाली है इसको सॉल्व करने की। तो अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा था, मैं इसको जरा प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर डाल देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तो जो हमने यहाँ पर पहले बनाया था उसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको रब करके यहाँ पर आपको क्लियर दिखा देता हूँ। सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये यहाँ पर हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने फर्स्ट रो हमने देख लिया, जो हमारे पास डेटा बना था हमने बना लिया। नेक्स्ट सेम काम को हम दोबारा करेंगे, अब हम बी को कंपेयर करेंगे, किसके साथ में, सबके साथ में, पूरी की पूरी स्ट्रिंग के साथ में हम कंपेयर करेंगे। बी के साथ में मैच हो गया, मैच होने की वजह से हम कहाँ देखेंगे, डायगनली देखेंगे। डायगनल देखने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायगनल +1 कर देंगे, +1 करते ही यहाँ पर हो जाएगा 1। डायरेक्शन हम इसमें लिख ही चुके हैं, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब थोड़ा क्विकली हम कर सकते हैं, बी का किस कंपेयर होगा, डी से कंपेयर हो जाएगा। डी का जैसे ही कंपेयर हुआ हमने देखा डी जो है हमारे पास में मिसमैच है, हम इसका टॉप देखेंगे, इसका लेफ्ट देखेंगे, दोनों की जगह पर हमारे पास में जो बड़ा होगा उसको उठा लेंगे। बड़ा हमारे पास में है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, टॉप हम इस पर से डायरेक्शन हटा देंगे क्योंकि टॉप पे हमारे पास कुछ नहीं होना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बी का कंपेयर करेंगे सी के साथ में, यहाँ पर भी हम देखेंगे इसका टॉप मिसमैच है, तो टॉप देखेंगे और लेफ्ट देखेंगे। मिसमैच होने की वजह से तो हमारे पास में बड़ा कौन है, लेफ्ट है, तो यहाँ से 1 उठा लेंगे। आगे जाके देखेंगे हमारे पास में बी और ए का कंपैरिजन, इसका मिसमैच है तो हम इसका टॉप और लेफ्ट देखेंगे, इसके अंदर जो बड़ा है वो ले लेंगे। हमारे पास में 1 बड़ा मिला, लेफ्ट वाला बड़ा मिला, हमने वो उठा लिया, आगे हमने इसको हटा दिया, ठीक है। डायरेक्शन हम साथ साथ मार्क करते जा रहे हैं कहाँ से जाना है हमें। उसके बाद हम बी का दोबारा मैच करेंगे, यहाँ पर मैच हो गया,
बी और ए यहाँ पर, तो यानी कि अब इसके अंदर हम डायगोनली चेक करेंगे। डायगोनली हमने चेक करके देखा, यहाँ पर 1 था, हमने इसके अंदर +1 करा तो यहाँ पर आ गया 2, तो हमारे पास में यहाँ पर 2 बन गया है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे जाकर क्या चेक करेंगे, ए और बी का चेक करेंगे। मिसमैच हुआ तो हम इसके अंदर ना इसको टॉप से लेंगे, हम लेंगे बॉटम से, सॉरी लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट वाला हमारा बड़ा है तो यहाँ पर ले लेंगे 2। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट रो बन रही है उसके अंदर ये चीज़ क्लियरली डिफाइन हमने कर दी है कि उसके अंदर कहाँ कहाँ से हमारे पास में मैचेस आ रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर दिए, उसके नंबर्स कितने हो गए, मैच हो गए वो देख लिया हमने, उसकी डायरेक्शन कहाँ से हम उसको ले रहे हैं वो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया। चलो इसको दोबारा और थोड़ा सा क्लीन अप कर देते हैं और अपना प्रिंटेड फॉर्मेट में इसको ले लेते हैं। तो सेम डेटा ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ प्रिंटेड फॉर्मेट में है, मैंने इसको यहाँ पर क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ। हमने क्लियरली वो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, जस्ट टू मेक इट ईजी एंड बहुत ज़्यादा बल्कि हमारा पेज ना बने। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमारे पास में नेक्स्ट कंपेरिजन होना है सी के साथ में, सेम क्विकली करके चलते हैं, देखते चलते हैं। इसका यहाँ पर मिसमैच है, टॉप और लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ पर हम 1 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर जो है हमारे पास में ऊपर से आने वाला है, डायरेक्शन हम उसके मार्क कर देते हैं यहाँ पर। अब मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, सी का कंपैरिजन हो रहा है मेरे पास में यहाँ पर डी में, तो डी और सी के अंदर मिसमैच है, तो इनके हम टॉप और लेफ्ट के अंदर देखेंगे कौन हमारे पास में बड़ा है। बड़ा कोई भी नहीं है, दोनों बराबर हैं, तो हम इसके अंदर लेफ्ट वाले को ले लेंगे और बाकी चीज़ को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चेक करेंगे, सी का सी से यहाँ पे हमारे पास में मैच हो गया, हम इसको डायगोनली चेक करेंगे। डायगोनली चेक करने के बाद में इसमें +1 कर देंगे, +1 करने के बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा 2। आगे चेक करेंगे, ए मिसमैच हुआ है, हम यहाँ से इसको लेफ्ट में लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पर 2। उसके बाद बी दोबारा मिला, बी ये भी मिसमैच है, मिसमैच होने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन लेंगे, हम इसमें से लेफ्ट में ले लेंगे। दोनों ऊपर नीचे दोनों 2 है, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट वाला ले लेते हैं। स्टैंडर्ड बना के चल रहे हैं अभी फिलहाल। उसके बाद हम सी और ए का कंपेरिजन करेंगे, मिसमैच है, दोबारा हम यहाँ से लेफ्ट से ले लेंगे 2 को, ऊपर नीचे दोनों बराबर हैं। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट डेटा बन गया है वो डेटा बन रहा है इस तरह से कुछ। ठीक है, ये हमने जो डायरेक्शन ली है डायगोनली वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये यहाँ से लिया है। ठीक है, तो चलो अब इसको थोड़ा सा क्लीन अप करके देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर डेटा क्या आ रहा है। सो वी आर ऑब्टेनिंग द सेम डेटा, 1 हमारे पास में आ गया, ऊपर से हमने लिया है, ये हमारे पास में आ गया है लेफ्ट में, ये 2 आ गया हमारे पास में, 2 आ गया, 2 आ गया एंड 2 आ गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, आगे जाके देखते हैं कैसे हमारे पास में डेटा आ रहा है। सब चीज़ मैंने आइडेंटिफाई कर मार्क कर रखी है यहाँ पर, ग्रे कलर से लेफ्ट ले रखा है, रेडिश कलर से डायगोनल ले रखा है एंड ब्लूइश कलर से अप ले रखा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर यहाँ पर दे रखी है। अब का नेक्स्ट कंपेरिजन होना है बी का कंपेरिजन होगा, पूरे से अंदर मैच मिल गया हमारे पास में, मैच मिला तो हम यहाँ पर +1 कर देंगे, +1 करा तो हमारे पास में 1 आ गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मिसमैच मिला, दोनों में से हम लेफ्ट से लेंगे, यहाँ पर 1 आ गया हमारे पास में। फिर इस वाले के अंदर हमारे मिसमैच मिला, इसके अंदर बड़ा ये है तो हम इसको ऊपर से ले लेंगे। इसके बाद हमारे पास में बी का ए के साथ कंपेरिजन होगा, ए जो है हमारे पास में मिसमैच मिला, दोनों बराबर हैं तो हम लेफ्ट से लेंगे और 2 ले लेंगे यहाँ पर। दोबारा यहाँ पर बी का मैच मिला डायगोनली जाएंगे, डायगोनल के अंदर यहाँ पर +1 कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा ये 3। उसके बाद हमारा बी मिसमैच मिला, यहाँ पर हमारे पास में लेफ्ट साइड बड़ा है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में ये होने वाला है, ये चीज़ क्लियरली हो गई। चलो इसको भी देख लेते हैं और थोड़ा क्लीन अप करके लिख देते हैं इसको। तो सेम डेटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 हमारा आ गया, यहाँ पर 1 आ गया हमारे पास में, ये 2 आ गया हमारे पास में, 2 आ गया हमारे पास में, 3 आ गया एंड 3 आ गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियरली यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फटाफट ये भी क्विकली निपटा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद करना है ये तीनों स्टेप्स जो है आप खुद करके देखिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड मैं साथ में इसको क्विकली कर देता हूँ। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो डी का कंपैरिजन करते हैं बाकी के साथ में। यहाँ पर देखा मिसमैच हुआ हमारे पास में, बी से कंपेयर किया मिसमैच हुआ, ये बड़ा है हमारे पास में, ऊपर से लेंगे 1। उसके बाद हमने डी को कंपेयर किया, यहाँ पर मैच हो गया, हम इसको डायगोनली लेंगे, +1 यहाँ पर करेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम डी का मिसमैच हुआ, हम यहाँ से लेफ्ट से लेंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में एक साथ मिसमैच हुआ तो हम यहाँ से लेफ्ट से 2 ले लेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में डी मिसमैच हुआ तो हमारे पास में ऊपर से बड़ा है तो यहाँ पर 3 लेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में मिसमैच हुआ हमारे पास में, तो हम यहाँ पर इसको लेफ्ट से लेंगे। तो ठीक है, 3 हमारे पास में ये आ गया। तो इसको चेक कर लेते हैं अब यहाँ पर। तो सेम रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर है, 1 आ गया हमारे पास में, 2 डिफाइन कर दिया, 2 डिफाइन कर दिया, 2 डिफाइन कर दिया, 3 एंड 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो भी फटाफट क्विकली करते हैं, कंपेयर करते हैं। ए का यहाँ पर मिसमैच हुआ, बड़ा यहाँ पर ऊपर से है तो हम यहाँ पर 1 कर देंगे, ऊपर लेंगे। उसके बाद हमारे पास में ए का कंपेरिजन डी से हुआ, मिसमैच हुआ, ऊपर से लेंगे तो ये 2 आ गया। उसके बाद सी से मिसमैच हुआ, दोनों बराबर हैं, लेफ्ट से लेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में मैच हो गया, मैच होने का डायगोनली हम लेंगे, डायगोनली लेना तो यहाँ पर +1 होगा, +1 होने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3।
ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन करेंगे, ए का मिसमैच हुआ, हम लेफ्ट से लेंगे 3, उसके बाद हम ए का फिर दोबारा मैच हुआ, मैच होने की वजह से हम इसको डायगनली लेंगे, डायगनली यहाँ पर +1 करेंगे, +1 करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो इसको भी हटा देते हैं एक बार। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कर दी है, यहाँ पर ये 1 आ गया, 2 आ गया, मेरे पास में 2 आ गया, 3 आ गया, 3 एंड 4, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। बाकी सब चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये भी हटा देते हैं, कोड थोड़ा क्लीन हो गया। ओके, तो फाइनली हम लास्ट स्टेप पर पहुँच गए हैं। लास्ट स्टेप हमारा क्या करने वाला है, हम दोबारा कंपेयर करेंगे, यहाँ पर बी का किससे करेंगे, बी से मैच मिल गया, हम डायगनली चेक करेंगे और यहाँ पर 1 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर +1 हुआ है। उसके बाद में हमने क्या करा, बी का दोबारा मिसमैच हुआ, तो यहाँ से टॉप से बड़ा है तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फिर दोबारा मिसमैच हुआ, हम यहाँ पर लेफ्ट से लेंगे क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर बी का ए से मिसमैच हुआ है तो हम ऊपर से लेंगे क्योंकि वो बड़ा है, तो यहाँ पर 3 लेंगे। फिर यहाँ पर हम जाएंगे आगे, बी का बी से मैच हो गया, हम डायगनली जाएंगे, डायगनली में यहाँ पर जाके 1+ करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब उसके बाद में हम दोबारा बी का मिसमैच हुआ तो हम लेफ्ट से लेंगे, दोनों के दोनों बराबर हैं 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। तो चलो इसको भी हटा देते हैं एक बार। तो फाइनली जो हमारे पास में रिजल्ट आया है वो हमारे पास में आ गया यहाँ पे 1, यहाँ पर आ गया 2, 3, 4 एंड 4, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो सेम हमारे पास में ये हमारे पास में एक हमारा मैट्रिक्स बन गया है। इस मैट्रिक्स के अंदर हमने पूरा का पूरा डेटा इसमें सेव करके रखा हुआ है कि कौन सा किसके साथ मैच हुआ है। जब भी मैच हुआ है हमने उसको डायगनली रखा है, जैसे यहाँ पर हमने ये डायगनल आइडेंटिफाई कर रखा है, जो भी मैच हुआ हमने उसको डायगनल आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। और जहाँ से भी हमें वैल्यू ली है वो भी हमने आइडेंटिफाई करी है कि भाई हमने उसको लेफ्ट से लिया है या टॉप से लिया है, ये भी हमने आइडेंटिफाई करा है। अब इसके अंदर जब हमने ये बना लिया टेबल, इस बनाने के बाद में हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें मिला क्या, बेसिकली इसके अंदर हमें ये मिला, जो भी इसके अंदर लास्ट एलिमेंट आएगा, जो भी इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर जो लास्ट यहाँ पर एलिमेंट होगा वो हमारे पास में इस लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस की लेंथ होगी, ठीक है। इससे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है इसके बीच में, दैट इज प्रूवन, ठीक है। आप इसको इससे बड़ा ढूंढ ही नहीं सकते, बेस्ट सॉल्यूशन है। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास में लेंथ तो इसकी भाई 4 आ गई है, ये चीज तो हमें क्लियरली यहां पर पता चल गई है। अब ये कैसे पता चलेगा वो सीक्वेंस कौन सा है जहां पर हमारे पास में ये लेंथ आई है। सीक्वेंस निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इस लास्ट सेल से स्टार्ट करो। इस सेल से मैंने स्टार्ट किया, कहां जाओ, जहां पर ये भेज रहा है। इसने कहां भेजा, हमें अभी लेफ्ट में भेजा, तो आप लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में गए, ठीक है। यहां पर आपने देखा एक डायगोनल आ गया, जो भी डायगोनल है, इस डायगोनल का मतलब क्या था, मैच था, है ना। डायगोनल का मतलब हो गया मैच, तो यानी कि जितने भी डायगोनल्स हैं हम उसको हाईलाइट करके चलेंगे। ये लास्ट सेल है, मैं इसको बस थोड़ा सा मार्क कर देता हूं कि हमारे पास में ये लास्ट सेल है और ये 4 है, ठीक है। जहां भी हमारे पास में डायगोनल आएगा वहां पर हम इसको हाईलाइट करेंगे। और ये डायगोनल कहां ले जा रहा है, मुझे इस वाले सेल के अंदर ले जा रहा है। यहां भी हमारे पास में एक डायगोनल है, यानी कि इसको भी हम मार्क करेंगे। यहां भी हमारा मैच मिला था, अब ये यहां पर लेके चला गया। यहां पर हमारे पास में मैच नहीं मिला था, बट इसने हमें एक डायरेक्शन दे दी कि हमें लेफ्ट में जाना है, ठीक है। लेफ्ट में गए, यहां पे हमारे पास में एक और डायगोनल है, कहां तक जा रहे हैं हम, जहां तक हमारे पास में 0 ना आ जाए। तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे गए, यहां पर हमारे पास में डायरेक्शन मिल गई है। इसने बताया हमारे पास में एक और है, इसके पास भी डायगोनल है, ठीक है ना। ये भी यानी कि मैच मिला था मेरे पास में, यहाँ पर ये भी मैच मिल गया। और इसके बाद हमने जाके देखा था, यहाँ पर हमें मिला 0। तो ये 0 किस लिए था, ये हमारे पास में एंड पॉइंटर था कि हमें यहां तक अपना ट्रैक करके जाना है। तो अगर हम ये पूरा पाथ देखें, ये पूरा जो पाथ हमारे पास में इसने दिया है हमें, इस पाथ के अंदर हमारे पास में मैच मिला था एक B, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एक मिला था यहाँ पर, ये 3 मिला था यहाँ पर, ठीक है, डायगोनल यहाँ पर, तो A, ठीक है। उसके बाद एक ये मिला था, तो ये हमारे पास में D, और उसके बाद एक और ये मिला था हमारे पास में, ये है B, ठीक है ना, ये मिला था। तो ये हमारे पास में एक सीक्वेंस मिल गया हमारे पास में B D A B। ये हमारे पास में वो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है वो ये 4 है। ये दोनों चीज हमने इस मैट्रिक्स से बाहर निकल के आ गई है। इससे बेटर सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये गारंटी नहीं है कि ये ही एक सॉल्यूशन है, हो सकता है ऐसे मैचेस 2 हों, बट हम एक से गए हैं, ठीक है ना। अभी हमने क्या करा था, हम सिर्फ लेफ्ट से लेते जा रहे थे, हो सकता है कि राइट से, सॉरी टॉप से लेने के अंदर आ जाता हो हमारे पास में सॉल्यूशन, तो उससे हो सकता है डिफरेंट ऑप्टिमम सॉल्यूशन आए, लेकिन सॉल्यूशन आया। ये चीज गारंटी है कि लेंथ हमारी 4 से बड़ी नहीं होगी, ये गारंटी है, इससे बड़ी नहीं होगी। हो सकता है कोई और सीक्वेंस हो
बी डी सी ए सी के अलावा कोई और सीक्वेंस हो, बट लेंथ हमारी 4 से ज़्यादा नहीं आएगी। तो ये चीज़ हमारे पास में गारंटी कर रहा है ये वाला मेथड, ये वाला तरीका सॉल्व करने का, कि आपकी लेंथ 4 से ज़्यादा नहीं आएगी लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस की। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर मैच है मैंने वहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। यहाँ हमारे पास में ये देखो, यहाँ पर बी है, उसके बाद में ये हमारे पास में डी है, उसके बाद हमारे पास में ये ए है, और ये हमारे पास में बी है। ठीक है, जो ऊपर से हमारे पास में मैच मिला वो यहाँ पर मिला है। ठीक है, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, आपको और ज़्यादा हाईलाइट होकर नज़र आ जाएगा ये सारा कुछ। तो ये हमारे पास में एक मैच मिला था, उसके बाद सेकंड मैच हमारे पास में ये मिला था। देखो आप डायगोनली देख पा रहे हो तो उससे पता चला जहाँ भी हमने डायगोनल मार्क किया था वही हमारे पास में मैच मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैच हुआ था हमारे पास में, ये भी हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, और एक हमारे पास में ये मैच हुआ था। ठीक है, और लेंथ हमारे पास में 4 है, जो हमारे पास में इस लास्ट सेल से पता चलती है। ये चीज़ हमारे पास में यहाँ से ही पता चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई। तो ये चीज़ आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, एक जो छोटी सी चीज़ और जो बताने वाली है, अब मतलब ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है कि हम किसी भी इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर कोई भी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं किसी भी एलिमेंट को। क्योंकि हमने क्या करा था, हम यहाँ पर देखो क्या चेक करते हैं कि अगर मेरे पास में एक ये सेल है, इस सेल के लेफ्ट में जो हम देख रहे थे, तो लेफ्ट में क्या होगा, वो समथिंग जो भी, अगर ये एक्स एक्सिस है तो x-1 हो रहा होगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर इधर जाते हैं तो ये क्या होता है, x+1 होता है। ठीक है ना, अगर y एक्सिस है यहाँ पर तो ये क्या होते हैं, y+1 होता है, और ये क्या होता है, y-1 होता है। ये चीज़ आपको पता है। तो वही चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको हाईलाइट बताता हूँ, क्योंकि ये यूज़ होने वाला है हमारा आगे सॉल्यूशन लिखने में। ठीक है, ये मेरे पास वो एलिमेंट है। ठीक है, मैट्रिक्स का वो एलिमेंट है। अगर मुझे इसके लेफ्ट से कंपेयर करना है तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, xi-1, j से। अगर इसके टॉप से कंपेयर करना है तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, xi, j+1 से। और अगर मुझे इसको डायगोनली कंपेयर करना है तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, xi-1, j+1 से। ठीक है, इस चीज से कंपेयर करूंगा। यही 3 चीज मेरी मेनली यूटिलाइज होने वाली है, बाकी के नहीं होंगे यूज मेरे पास में। ठीक है, ये यूज नहीं होंगी, ये 3 हमारे पास में सॉल्यूशन के अंदर यूज हो रही है। तो इसको मैंने आपको इसलिए कर दिया कि सॉल्यूशन के अंदर भी ये लिखेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि हम ये i+1, i-1, j+1, j-1, j, ij क्या लिख रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाए। तो मैंने इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बता दिया कि क्या हम सॉल्यूशन के अंदर यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में जो ये LCS का सॉल्यूशन है वो यहाँ पर रेडी हो गया है। सेम अप्रोच को हम यूज करेंगे और अपने कोडिंग के अंदर डाल देंगे। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग और चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। तो एज यूजुअल हम अपने सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आ गए हैं एक बॉयलर प्लेट के साथ में। इसके अंदर हमने एक LCS नाम का एक फंक्शन बनाया है जो कि इनपुट लेगा x एंड y। x क्या है हमारे पास में, एक स्ट्रिंग x, और एक y जो हमारे पास में y स्ट्रिंग है। 2 वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पर मैंने कर दिए हैं जो कि बेसिकली क्या स्टोर करके रख रहे हैं, इसकी लेंथ को, जो भी हमारे पास में x की और y की लेंथ है। एक वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है dp, बेसिकली इसी के अंदर हम मैट्रिक्स बनाएंगे। किसी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं वो हम यहाँ पर देख लेंगे। ऑल्दो हमने पहले भी आपको बताया हुआ है जब हमने एरेज पढ़े थे, जब हमने 2D एरे पढ़ा था। अगर आपको वो देखनी है वीडियो तो आप हमारे इस पिन कमेंट पर जाकर देख लीजिए, आपको वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें मिल जाएंगी। तो डीपी के हमने यहाँ पर मैट्रिक्स बनाएंगे और इस डीपी को हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इसके बेसिस पर हम जो हमारे पास में ये रिटर्न करके हमारे पास में एक एरे आएगा, क्योंकि मैंने एक इनपुट डाल दिया, ये दूसरा इनपुट डाल दिया, और उसके बेसिस पे जो हमारे पास में आउटपुट आएगा, हम उस आउटपुट के लास्ट एलिमेंट, मतलब उस मैट्रिक्स के लास्ट एलिमेंट, कॉर्नर वाले एलिमेंट को उठाएंगे और उससे उसकी लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में पता चल जाएगा, ये हमारे पास में काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐड करते हैं अपना लॉजिक। तो लॉजिक ऐड करते ही हम सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें अपना एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, देखो हमने अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, लेट करके एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। 2D एरे हमें बनाना होता है अगर, तो उसका सिंपल सा तरीका होता है कि मुझे ऑब्जेक्ट बना दो और उसके अंदर एरेज बना दो मल्टीपल। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है इससे हमारे कॉलम्स बन गए और हम इसके अंदर रोज डालते चले जाएंगे। ठीक है ना, सिंपल से एक काम करना, एक लूप चलाता हूँ और इसके अंदर मैं पहले इसको एक मैट्रिक्स बना देता हूँ। तो फॉर लूप लगाया मैंने, तो फॉर लूप मैंने लगा दिया है इस लेंथ तक, m तक। आपको n तक लगाना, आप n तक लगा लो, आपकी चॉइस है। क्योंकि हमारे पास में जो हम इसके अंदर एरे डिक्लेयर करेंगे वो तो हमारे पास में डायनेमिक एरे है, तो उसकी लेंथ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर हम डाटा डालेंगे वो डायनेमिकली इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अगर हम इसको n ले लेते हैं, अभी हम m ले रहे हैं, तो हमारे पास में n ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लेंथ, जो कि हम जावास्क्रिप्ट का फीचर यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हमने अपना यहाँ पर
एक जो है 2D मैट्रिक्स यहाँ पर डिफाइन कर दिया, पूरा एक लूप चलाया, लूप के अंदर हर एक आई के पोजीशन पर हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया, जिससे कि हमारा एक 2D एरे बन गया। ठीक है, हमारा एरे यहाँ पर रेडी हो गया। तो चलो बहुत अच्छी बात है। एरे का हम देख लेते हैं कि ये एरे हमारे पास में आएगा कैसे, दिखेगा कैसे, इसको कंसोल करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसको जो इसका आउटपुट है LCS का DP का वो यहाँ पर डाल दिया है। जैसे इसको चला के देख लेते हैं तो हमारे पास में ये देखो हमारे पास में मैट्रिक्स बन गया है। इसके अंदर कॉलम हमारे पास में ये आ गए हैं 1 एंड ये उसके साथ में उनकी रोज आ गई हैं। ठीक है, इससे हमारे पास में रो कॉलम का रिलेशन बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया था, हमने एक मैट्रिक्स बनाया था, हमने जो टेबल बनाई थी उस टेबल के अंदर क्या करा था, हम इसके अंदर 1 बाई 1 हम इसको चेक करें। तो हम क्या कर रहे थे, हम फर्स्ट रो के अंदर, मैं उसके वापस लेकर जाता हूं एक बार आपको। तो हम इसके यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे कर रहे थे, हम एक कॉलम उठा रहे थे या फिर एक वो कॉलम रो उठाया और उसको साथ हमने कंपेयर कर दिया पूरी स्ट्रिंग को। ठीक है ना, तो हम अभी भी हम यही करेंगे, हम एक एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में उसको पूरी रो के साथ कंपेयर कर देंगे जो यहाँ पर हो रहा है। तो जो हमने वहां पे एरे बनाया है, ए कॉलन जो एरे ऐसे लिख के आ रहा है वो यही है कि ए का हम पूरी रो बनाती है इसका कंपेयर करेंगे, फिर बी के साथ में पूरा एरे जा रहा है उसको कंपेयर करेंगे। तो सेम वही हो रहा है, 1 बाई 1 हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करना होगा, तो यानी कि एक लूप तो चलेगा इसके ऊपर, ठीक है ना, यानी कि मेन एक आउटर लूप चलेगा इसके ऊपर, इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर, और इनके अंदर एक सब लूप चल रहा होगा जो इन एलिमेंट्स के अंदर चल रहा होगा। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर हमें पता चल गई है। तो यानी कि हमारे पास में एटलीस्ट 2 लूप चलने वाले हैं जो कि फुल लेंथ होगी किसकी, इसकी फुल लेंथ के साथ में ये पूरे के पूरे चलेंगे, फिर इसकी लेंथ इसके साथ में ये पूरी लेंथ चलेगी, इसके साथ में ये पूरी लेंथ चलेगी, इसके साथ पूरी लेंथ, इसके साथ पूरी लेंथ, इसके साथ पूरी लेंथ। तो इस तरीके से हमारे पास में काम होने वाला है। तो चलो चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। चलो मैं अपने यहाँ पर दोनों लूप्स यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ। एक लूप मैंने डिक्लेयर करा जो हमारे पास में आउटर एलिमेंट्स को देखेगा, मतलब एक स्ट्रिंग को देखेगा जो कि जाएगा हमारे पास में लेंथ ऑफ द m। ठीक है, एक और इसके अंदर लूप चलेगा जो चलेगा इसके अंदर सब एलिमेंट्स को चेक करने के लिए, जो कि चलेगा हमारे पास में n तक। ठीक है, हमारे पास 2 लूप चल गए हैं, बहुत चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने क्या करा था, टेबल के अंदर ही डिफाइन कर दिया था। उसके बाद आपने देखा होगा 0th इंडेक्स के ऊपर हमारा कॉलम एंड रो सारे के सारे 0 थे। ठीक है ना, तो हमें पहले ये चीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि सारे के सारे कॉलम एंड रो हमें यहाँ पर 0 डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो चलो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। तो अगर आई या जे हमारा कुछ भी अगर 0 है तो एक काम करो, उन जगह पर 0 डाल दो। तो मैंने वहां पर सब जगह पर 0 डाल दिया। ठीक है, अब हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होगा। मेन लॉजिक क्या कहता है, मेन लॉजिक हमारा ये कहता है कि अगर हमारे पास में कोई मैच मिल जाता है तो हम उसको डायगोनली देखते हैं। डायगोनली देखने के बाद में उसके अंदर +1 करके वहां पर डाल देते हैं। ठीक है ना, उस सेल के अंदर डाल देते हैं। और अगर हमारे पास में मिसमैच मिलता है तो मैं टॉप और लेफ्ट में देखता हूं और जो मैक्सिमम होगा उसको उठा के उसमें डाल देता हूं। ये मेरा बेसिक लॉजिक डलता है इसके अंदर। ठीक है ना, तो वही चीज हमें अभी यहाँ पर लिखनी है। तो चलो वही चीज हम लिखते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, कंडीशन लगा दी हमने अपने यहाँ पर कि हमारा जो एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट हमारे पास में दूसरे जो हमारे पास में स्ट्रिंग है उसके एलिमेंट के साथ में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो मैच कर रहा है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसके डायगोनली जाऊंगा, डायगोनली जाके उस एलिमेंट को लेकर आऊंगा। तो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो आई जे वाला, x-1 x+1 j y-1 y-1 y+1, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। यानी कि मुझे डायगोनली अप जाना है। डायगोनली अप जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में x-1 तो इधर पहुंच जाएगा, और ऊपर जाना है तो y भी -1 करना पड़ेगा। दोनों यहाँ पर पहुंचेंगे तो अभी हम पहुंचेंगे ना यहाँ पर, तो मैं वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम उस पोजीशन पर पहुंच गए डीपी के। ठीक है ना, 1-1 उस पोजीशन पर पहुंचे, और उसके ऊपर पहुंचने के बाद में इसके अंदर में क्या करना होता था, +1 करना होता था। हमने +1 यहाँ पर कर दिया। तो ये कंडीशन हो गई। और लास्ट कंडीशन हमारे पास में क्या बच गई, एल्स कंडीशन हमारे पास में बच गई। वो कंडीशन सिंपल ये है कि अगर हमारे पास में दोनों के अंदर मिसमैच है तो मुझे मैक्सिमम एलिमेंट लेना है टॉप से या फिर लेफ्ट से। तो चलो वो लिख लेते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल, एंड इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पर इसको लेफ्ट एलिमेंट बनाना है, लेफ्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास में, लेफ्ट एलिमेंट हो जाएगा मेरे पास में di-1, j। ठीक है ना, एक इधर शिफ्ट हो गया। और दूसरा एलिमेंट मेरे पास क्या होगा, दूसरा एलिमेंट होगा मेरे पास वो ith पोजीशन रहेगी, और मैं ऊपर चला जाऊंगा, j-1 पर चला जाऊंगा। ये 2 एलिमेंट हो गए। इन दोनों को मुझे मैक्सिमाइज करना है, इसमें से जो भी मैक्सिमम है वो लेकर आना है। तो मैं इसके अंदर एक हमारे पास में फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का मैथ का। ठीक है ना, मैथ फंक्शन में यूज कर लेते हैं और मैक्स निकालते हैं उसके अंदर से। तो ठीक है, math.max यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास में मैथ जो भी मैक्स आएगा वो यहाँ पर चला जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में आ गया। तो इसने पूरा का पूरा क्या प्रिजर्व कर लिया हमारे पास में, इसने हमारा ये प्रिजर्व करके रखिए जो हमारे पास में नंबर है वो कौन सा आने वाला, लेंथ क्या आने वाली है। ठीक है,
तो वो हमने यहाँ पर प्रिजर्व कर लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या होने वाला है हमारे पास में आउटपुट। तो पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास में जो ये बना है, जो मैट्रिक्स बना है वो क्या आने वाला है, उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या चल रहा है हमारे पास में। तो एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास में देखो हमारा आउटपुट तो ये आ गया। फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास में सारा 0 0 था, उसके बाद ऐसे 1 1 आए थे, तुमने देखा होगा 1 1 2 2 आया था, 3 3, एंड लास्ट में अगर मैट्रिक्स का कॉर्नर देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर 4 आ गया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो लास्ट जो एलिमेंट अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास में 4 आ गया है, यही हमारे पास में उसकी लेंथ आने वाली है। तो एक काम करते हैं, इस लेंथ को हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, जो हमारे पास में आंसर इज 4। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ गया है। इसके अंदर हमने चला के देख लिया है, जो इसका लास्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट बनने वाला है 4 आने वाला, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके अंदर हम और भी वेरिएशंस कर सकते हैं, और भी डेटा डाल सकते हैं। अभी हमने क्या निकाल लिया, लेंथ निकाल लिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम ये डायरेक्शंस भी यहाँ पर रख सकते हैं कि भाई कौन सी डायरेक्शन है, उस डेटा को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसके अंदर हम ये भी डाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, वहाँ पर जहाँ पर डायगोनल है वहाँ पर कौन सा मैच हो रहा है वैल्यू, वो वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो काम करते हैं, उस वैल्यू को यहाँ पर डाल के दिखा लेते हैं क्या क्या यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर डेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा है जिसके अंदर लेंथ मैंने लिखा है LEN, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया एक ऑब्जेक्ट। इसके अंदर दूसरा है वैल्यू, जो हमारे पास में वैल्यू मैच होगी वो होगा। DIR हमारे पास डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। ये हमारे पास में फर्स्ट था जहाँ पर I = 0 यहाँ पर कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने लेंथ 0 लिख दी है, वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 कर दी है, और यहाँ पर DI डायरेक्शन उसकी नल कर दी है। सेम ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है ना। यानी कि अब यहाँ पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लिखता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो ये अब जो मेरा DP था यहाँ पर, ये इसको उठा के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी लेंथ पे, ठीक है भाई। ये हमारे पास में इसकी लेंथ आ गई है, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं इसकी वैल्यू लिखनी है। वैल्यू हमारे पास क्या थी भाई, वैल्यू मुझे कौन सी लेनी है, अगर हमारे पास में क्या हुआ है, ये हमारे पास में ये मैच हुआ है। मैच हुआ तो या तो ऊपर से ले लो, नीचे से ले लो, वैल्यू कोई सी भी ले सकते हो, दोनों सेम ही होगी तभी तो मैच हुआ है। तो मैं किसी एक वैल्यू के यहाँ पर ले लेता हूँ, मैंने ले लिया x-1 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में डायरेक्शन कौन सी होगी, क्योंकि मैच हुआ तो हम इसके अंदर डायरेक्शन लिख देते हैं डायगोनल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर डायगोनल डायरेक्शन यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, मैंने D लिख दिया डायगोनल के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास में यहाँ पे हो गया। चलो सेम काम अब यहाँ पे भी कर लेते हैं। सेम ऑब्जेक्ट मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। उस ऑब्जेक्ट को उठाने के बाद में मैं यहाँ पर इस वैल्यू को लिख दूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लेंथ की जगह पर ये लिखना है। तो लेंथ मैंने यहाँ पर लिख दिया, +1 करना है, नहीं सेम उठाना है मुझे वहाँ से, वो पूरा मैंने उठा लिया, जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी वो मैंने ले ली। वैल्यू यहाँ पर कौन सी आनी है, वैल्यू हमारी यहाँ पर कोई आनी नहीं है, क्योंकि हमारे इसके साथ कोई भी मैच था ही नहीं। तो हम इस वैल्यू को प्रिजर्व करके करेंगे क्या, इसलिए मैंने उसको नल कर दिया। और डायरेक्शन कौन सी आनी है हमारे पास में, डायरेक्शन निकालने का तरीका ये है कि भाई हम एक टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे पास में बड़ा कौन सा है, अगर जो बड़ा है उसको ले लेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं एक कंडीशन यहाँ पर लगा देता हूँ। तो मैंने एक कंडीशन यहाँ पर लगा दी है कि अगर मेरे पास में लेफ्ट एलिमेंट की लेंथ जो है अगर टॉप एलिमेंट की लेंथ से बड़ी है तो मैं उसको वर्टिकल कह दूंगा, अदरवाइज मैं उसको हॉरिजॉन्टल कह दूंगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है। तो अब मेरा ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है, एंड DP मैं पूरा रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है तो यहाँ पर से ये ऑब्जेक्ट आया मेरे पास में, इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बट यहाँ पर मुझे LEN लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसका वेरिएबल लेंथ का आउटपुट करना है। तो चलो इसको आउटपुट करके देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास में। तो अब हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट बन के आ गया है वो यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास में। इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या आ चुका है, हमारे पास में लेंथ आ चुकी है वहाँ पर, ठीक है ना। लेंथ जो भी यहाँ पर आ रही है उसके अंदर कौन सी वैल्यू मैच हुई है वो आ रखी है, डायरेक्शन कौन सी है वो आ चुकी है, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे पास में क्लियर आ चुकी है। अगर हम लास्ट इसको देखें तो हमारे पास में सारा डेटा आ रहा है। अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, कंपेयर करके देखता हूँ अपनी लास्ट रो को वहाँ पर जाके, तो हमें पता चलेगा। तो मैंने ये लास्ट एलिमेंट यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लेकर आगे जो हमारे पास में आउटपुट है इसको हम 7th के साथ में कंपेयर करके देख लेते हैं। देखो हमारे पास में जो आउटपुट आया है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। मैं थोड़ा क्लीन भी कर देता हूँ इसको। इसके अंदर हम ये आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो 0 यहाँ पर 0, 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 एंड 4, ये मेरे पास आउटपुट आ गया। डायरेक्शंस हमारी देखो सारी की सारी यहाँ पर तो नल आनी है, पहले पॉइंट पर नल आ गई। फिर डायगोनल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, डायगोनल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डायगोनल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डायगोनल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और हमारे जो मैचेस थे वो थे हमारे पास में B था और एक और B था, ठीक है ना। B था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मैच हुआ था हमारे पास में,
और एक मैच यहाँ पर हुआ, तो कौन सा एलिमेंट था, वो बी था ये। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्लियरली देख ली कि हमारे पास में एक सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे हम उस डेटा को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, कैसे हम उसको डायनेमिकली सॉल्व कर रहे हैं, और कैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको यूटिलाइज करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो डीपी के ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लेकर आने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। एक और वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर लेकर आए, जिसके अंदर हम एक और एग्जांपल लेकर आ जाएं आपके लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए। तो होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं। अगर उसके साथ नहीं आती हमारी नेक्स्ट वीडियो एक और एग्जाम्पल के साथ में, तो हमारी क्वेश्चंस वाली सीरीज जो अलग से चलेगी, उसके अंदर हम ढेर सारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम वीडियो को खत्म करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले ऐसी बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए। तो टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यू कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे विद योर पेरेंट्स, स्टे विद योर फैमिली, एंजॉय इन दिस हैप्पी न्यू ईयर, यू टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।